नमस्कार सभी को, कैसे आप सभी लोग। देखिए, अभी जो है वह एग्जाम का समय है और अभी हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम एक एक चीज के लिए किताबों को खोलें। तो यहाँ पर मैं ये पेपर फर्स्ट में ये दो टॉपिक आते ही आते हैं। यहाँ से ये पार्ट होता है सब्जेक्ट टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड। तो आज मैं क्या करूंगी, आज मैं इसको बहुत ही सरल बना दूंगी आपके सामने, ताकि यहाँ से फिर कोई क्वेश्चन आए तो फिर आपको दूसरी कोई चीजें देखने न पड़े, है ना। तो सबसे पहले हम टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी मैं बच्चों को पढ़ाऊंगी ना, हमेशा केंद्र में रख के पढ़ाऊंगी, यानी कि चाइल्ड शुड बी इन द कोर, केंद्र में होना चाहिए और उसके अनुसार हम पढ़ाएंगे, है ना। तो एक क्वेश्चन आता है कि बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, चाइल्ड सेंटर्ड विधि से हम पढ़ाएंगे, ध्यान रखिएगा, है ना। और सबसे बड़ी बात यह है कि टीचर जो है ना, टीचर और बच्चे के बीच में जो कम्युनिकेशन चलती है वो कैसे चलती है मालूम है, टू वे कम्युनिकेशन। एक क्वेश्चन में आता है कि बताओ वन लीनियर, ऐसे ऐसे क्वेश्चन में आते हैं कि वन वे होती है, लीनियर होती है। देखिए, टू वे कम्युनिकेशन होती है। यहाँ पर टीचर यदि बच्चों से कुछ पूछ रही है तो बच्चा यहाँ पर प्रतिक्रिया देता है या रिस्पॉन्स देता है, तो ये टू वे है। मतलब बच्चा अपने डाउट्स वगैरह क्वेश्चन पूछते हैं तो टू वे प्रक्रिया है, इस बात का ध्यान रखना। हमारा उद्देश्य क्या है पढ़ाने का, हमारा उद्देश्य यह है कि बच्चों के व्यवहार में बदलाव आए, बच्चों के ज्ञान में, बच्चों के कौशल में, बच्चों के दृष्टिकोण में जो है वह बदलाव आए, इस बात का ध्यान रखना। टीचिंग इज नॉट टेलिंग, ये ध्यान रखिए। क्वेश्चन में आता है कि बताओ टीचिंग कैसी प्रक्रिया है, टू वे है, वन वे है या टेलिंग प्रक्रिया है। टीचिंग का मतलब, पढ़ाने का मतलब ये नहीं कि कुछ आए, सूचना बताई और पढ़ा के निकल जाए, ऐसे नहीं होना चाहिए। टीचिंग इज नॉट टेलिंग, ये क्या है, इट इज फैसिलिटेटिंग। यहाँ पर बच्चों को हमें आगे बढ़ाना है, एक गाइड की तरह यहाँ पर टीचर का कार्य होता है, एक मूल्यांकन करता भी आप कह सकते हैं, एक लीडर भी कह सकते हैं, एक सलाहकार भी कह सकते हैं। तो एक अध्यापक का काम क्या होता है कि बच्चों को आगे खींच के लेके जाए, है ना। ये बच्चा जो है अगर नहीं कर पा रहा है तो उसको मार्गदर्शन दे, तो ये हमारा क्या होता है, रोल होता है। एक तो ये आता है यहाँ से क्वेश्चन, और दूसरा क्वेश्चन जो आता है वो ये आता है कि बताओ बच्चे के अंदर क्या क्या चीजें, क्या क्या गुण पाए जाते हैं। देखिए, बच्चे की रुचि के अनुसार, फिर मैं वही कहूंगी, रुचि के अनुसार बच्चा जैसा चाहता है ना। अगर बच्चा चाहता है कि मुझे क्लासरूम में नहीं पढ़ना है मैडम, तो हम उसे बाहर पढ़ाएंगे, ध्यान रखना। यानी कि बच्चों को हम पल पल पर आंतरिक अभिप्रेरणा देंगे, इंट्रिंसिक मोटिवेशन यहाँ पर आता है, ये ध्यान रखिएगा। हर एक बच्चा अलग है, कभी भी आप यहाँ पर समूहन गतिविधि से ना पढ़ाइएगा। ग्रुप एबिलिटी जो है वह परीक्षण सही नहीं होता है, ग्रुप एबिलिटी के आधार पर नहीं पढ़ाएंगे कि सभी को समूह में रख दें। हर एक बच्चा क्या है, अलग है, तो उसके पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़कर पढ़ाएं, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच के माध्यम से पढ़ाएं, ज्यादा से ज्यादा हो बच्चे को प्रयोगात्मक रूप से पढ़ाएं, यानी कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ये क्वेश्चन में आता है कि एक्सपेरिमेंट तरीके से पढ़ाएं, अनुभवात्मक रूप से पढ़ाया जाए, है ना। तो ये चीजें आती ही आती हैं, और बच्चों की गति के अनुसार, बच्चों के स्तर के अनुसार पढ़ाएं। ये नहीं कि हम जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं और बच्चा बेचारा जो है वह पढ़ नहीं पा रहा है या लर्न नहीं कर पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है। तो हमेशा इन सारी चीजों को ध्यान रखें। फिर जब भी हम लर्निंग स्टाइल की बात करते हैं ना, देखिए वार्क मॉडल आपने सुना होगा, वार्क मॉडल से काफी क्वेश्चन आता है। वार्क मॉडल का मतलब ही क्या होता है, वी का मतलब होता है विजुअल, यानी कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो आपको क्लास में देखने पर ज्यादा फोकस करते हैं, उनको चित्र चार्ट मॉडल के द्वारा पढ़ाना होगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सुनकर ज्यादा चीजों को याद करते हैं, तो रीडिंग मतलब जिसे हम कहते हैं, यानी कि रीड करके, पढ़कर जो है वह ज्यादा समझते हैं, है ना। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ऑडिटरी, यानी कि सुनकर जो है वह ज्यादातर पढ़ते हैं। जब तक वह सुनेंगे नहीं अपनी अपनी बात, जैसे भी मैं बता रही हूँ आपको, है ना, अभी आप मेरे को सुन रहे हैं, तो जब तक सुनेंगे नहीं तब तक चीजें दिमाग में नहीं जाएंगी। कुछ बच्चे होते हैं कार्य करके, जब तक वह प्रैक्टिकल या कुछ अभ्यास नहीं करेंगे तब तक वह सीखेंगे नहीं। तो चार लर्निंग स्टाइल से जो है क्वेश्चन आ जाता है, वार्क मॉडल इसे हम कहते हैं, याद रखेंगे। देखिए, प्रभावी शिक्षण वही हो सकता है जब हम बच्चे को उसकी क्षमताओं के अनुसार जो है वह पढ़ाएं, उसी को हम प्रभावी शिक्षण कहते हैं। तो ये लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक में जो है ये मुख्य रूप से इस तरीके से चीजें आ जाती है। फिर एक आता है हमारा क्या, एक आता है कि कौन कौन से ऐसे कारक है जो बच्चे के लर्निंग को प्रभावित करते हैं। देखिए, हर वह कारक जो कहीं ना कहीं बच्चा लर्न कर रहा है और कहीं ना कहीं समस्या पैदा कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए टीचर ढंग से नहीं पढ़ा रही है तो एक समस्या हो जाएगी, वातावरण में बहुत शोर है या माँ बाप सपोर्ट नहीं करते हैं पढ़ने के लिए, तो जो है बच्चे की लर्निंग नहीं हो पाएगी ना। बच्चा खुद भी एक आड़े आ जाता है, अपने आप ही आ जाता है। कहने का मतलब, अगर बच्चे का ध्यान नहीं है, बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है, तो बच्चा नहीं पढ़ पाएगा, ये ध्यान रखिएगा। या बच्चे के अंदर उस लेवल का जो स्तर है वह नहीं है तो बच्चा नहीं पढ़ पाएगा, क्लियर है बात। या फिर पाठ्यचर्या बहुत डिफिकल्ट है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, जटिल है, बहुत सारी चीजें उसमें
घुसा दी हैं, तो वह भी बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। तो ये सारे कारक हैं जो कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं लर्निंग को। क्लियर है बात? कैसे हम अप्रोच के माध्यम से बढ़ाएं? देखिए, आज का समय है कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। आज का समय व्यवहारवादी नहीं आएगा कभी भी। आज का समय है कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा एक्सपीरियंस करके पढ़ाया जाए, अनुभव रूप से जो है पढ़ाया जाए। आज का समय है कि बच्चों को हम आईसीटी के माध्यम से, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से पढ़ाएं। आज का समय है बच्चों को सेमिनार, ट्यूटोरियल, बच्चों को फील्ड ट्रिप पर लेके जाएं, बच्चों को जो है वह ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर करवाया जाए, है ना। तो लेक्चर विधि से हम जो है कम प्रभावी होता है, ध्यान रखिएगा। चर्चा विधि, डिबेट, प्रोजेक्ट विधि, ये विधियां जो है वे सबसे ज्यादा अनुकूलित विधि है, सबसे बढ़िया विधि मानी जाती है। कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप पढ़ा सकते हैं, है ना। बड़े लार्ज ग्रुप को जो है विकसित कर सकते हैं। ये मेथड्स में आ जाता है। फिर यहाँ पर कौन कौन से आज की डेट में सरकार के द्वारा कौन कौन से ऐसे सिस्टम है, ये भी पूछा जाता है। मूक से अच्छा सवाल आते हैं, इसकी फुल फॉर्म से आते हैं, ये क्या करता है मूक, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। स्वयं प्रभा से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। आइए एक एक करके समझ लेते हैं। फिर टीचिंग सपोर्ट, यानी कि टीचिंग को और बेहतर बनाने के लिए सारे सपोर्ट हैं, है ना। यहाँ पर टीचिंग एड्स आ जाते हैं, बहुत सारे ऑडियो विजुअल एड्स आ गए हैं अब तो, है ना। जैसे ब्लैक आजकल बोर्ड का हम इस्तेमाल कर लेते हैं, तो ये सारे जो है ये एड्स हैं। फिर यहाँ पर मूक स्वयं दे रखा है। आइए एक एक करके इसको पढ़ लेते हैं। एक आपने सुना होगा LMS, यकीन मानिए यहाँ से प्रश्न आते ही आता है और बहुत बार आता है। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम इसे हम कहते हैं। देखिए, एक सिस्टम बन चुका है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो वर्चुअल सिस्टम है, यानी कि ऑनलाइन हम ये जान सकते हैं कि बच्चे कहाँ तक पढ़ रहे हैं, कहाँ समस्या आ रही है। फीडबैक भी हम ऑनलाइन ही देते हैं। तो पाठ्य सामग्री, PDF, बुक्स, सब कुछ ऑनलाइन ही मिलता है। असाइनमेंट मिलते हैं। बच्चों की प्रोग्रेस का एक रिकॉर्ड जो है एक ट्रैक किया जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसका मुख्य रूप से उद्देश्य ये होता है कि ऑनलाइन असेसमेंट किया जाता है और टीचर बच्चे की और टीचर की जो क्या कहते हैं ओरिएंटेशन है, या फिर जो एक तरीके से कम्युनिकेशन है, बहुत अच्छी रहती है इसके अंदर। मतलब बच्चा घर जाके भी स्कूल में नहीं, सिर्फ घर जाके भी जो है वह टीचर से बातचीत कर सकता है इस तरीके से। तो ये तरीका जो है वह सबसे प्रभावी हम तरीका कहते हैं। क्लियर है? फिर एक आपने सुना होगा मूक। मूक की ना कभी कभी फुल फॉर्म आ जाती है, तो याद रखें, मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। देखो, मासिव का मतलब क्या है? जनसंचार, यानी कि बहुत सारे बच्चों को एक साथ हम पढ़ाएंगे। बच्चों को क्या, व्यक्तियों को, है ना। एडल्ट भी पढ़ सकता है इनसे। तो मूक क्या एक प्रकार का ऑनलाइन पाठ्यक्रम है। मतलब ये समझ लो कि जो आप स्कूल में या कॉलेज में जाके कोर्स सीखते हो ना, वो आप घर बैठे डिग्री ले सकते हो, घर बैठे ही पढ़ सकते हो। इधर उधर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बस ऑनलाइन आपको मूक प्लेटफॉर्म पर जाना है। वहां पर जो आपको कोर्स, साइकोलॉजी में इंटरेस्ट है, जिसमें भी इंटरेस्ट है, वह आपको देख लेना है। ओपन एक्सेस है, सेल्फ पेस्ड लर्निंग होती है, खुद से आप लर्न कर सकते हो बहुत अच्छे से। वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे। कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, तो वहां पर कोई टॉपिक में दिक्कत है तो वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे। ऑनलाइन क्विजेस वगैरह सब कुछ मिलेंगे। मतलब जैसे असाइनमेंट होता है, जैसे पेपर होता है, जैसे क्रेडिट्स होते हैं, इसमें क्रेडिट्स भी दिए जाते हैं, चॉइस बेस्ड क्रेडिट जिसे हम कहते हैं, तो क्रेडिट भी दिए जाते हैं। मतलब समझ लो कि रिपोर्ट कार्ड, कि हाँ इसमें अच्छा आपने किया तो ये इतने नंबर आपको मिलेंगे, तो ये क्रेडिट भी दिए जाते हैं। और ओपन है, निःशुल्क है, 1 रुपया नहीं खर्च करना है, घर बैठे बैठे डिग्री आ जाएगी। आजकल इसका भी स्कोप है, काफी चल रहा है। एक आपने सुना होगा स्वयं। देखिए, एक स्वयं होता है, स्वयं प्रभा होती है। स्वयं का मतलब भी ये है, मुख के द्वारा ये कहा जाता है कि आप खुद से घर बैठ के जो है वो लर्न करिए ना। क्यों आपको इधर ट्रैवल करने की जरूरत है, तो आप स्वयं से लर्न कर सकते हो। यहाँ पर किसी टीचर की, किसी अन्य व्यक्ति की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये राष्ट्रीय मुक्त प्लेटफॉर्म बन चुका है एक तरीके से। और ये डिजिटल डिवाइड का मतलब जो बाधा आ रही थी कि जिस वजह से बच्चा पढ़ नहीं पा रहा था, तो उस डिवाइड को क्या करता है, खत्म करता है। क्लियर है बात? तो आजकल इंटरनेट सेवा है ही है और सारी जगह जो है उपलब्ध है, तो आप आराम से जो है वह पढ़ सकते हो। फिर फ्री कोर्सेज उपलब्ध करवाता है ना। तो ये सारी चीजें हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो स्वयं का मतलब ये क्या होता है कि हम स्वयं से पढ़ सकते हैं, स्वयं से अपने आप को इवैल्यूएशन भी कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है। फिर एक आता है स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा देखिए एक चैनल है ना। सरकार ने पता क्या कर दिया, आपको पढ़ाने का कोई भी तरीका एक छोड़ा ही नहीं है कि आप ये कह सको कि हम नहीं पढ़ सकते हैं या हम नहीं जान सकते हैं, आप कुछ कह ही ना सको। इस वजह से इन्होंने क्या कर दिया, स्वयं प्रभा के माध्यम से इन्होंने 34 चैनल ऐसे फ्री चैनल कर दिए हैं, जिसकी वजह से आप घर बैठ के, यानी कि डायरेक्ट टू होम इसकी सप्लाई की जाती है। अच्छे लेवल पर एक्सपर्ट्स आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे, तो विशेषज्ञ द्वारा पढ़ाई होती है ना। और बड़े लेवल पर आप यहाँ पर पढ़ते हैं, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के लेवल का जो है आप पढ़ते हैं। UGC हो गया, NCERT हो गया, NIOS हो गया, इन सब के द्वारा ये पहल की गई है। मतलब ये कंबाइंड एफर्ट है,
एक कोई अकेला मझधार में लड़ नहीं सकता है, तो सब जो है ये आपस में मिलजुल कर आपको पढ़ाएंगे। मतलब कोई कसर नहीं छोड़ेंगे कि आप जो है ये कह सको कि हम नहीं पढ़ पाई, इस वजह से नहीं पढ़ पाए, नहीं, आप घर बैठ के भी पढ़ सकते हैं। 34 चैनल जो है इनके द्वारा चलाए गए हैं, और ये नहीं कह सकते कि हम सुबह काम करते हैं इसलिए हम नहीं पढ़ पाए, नहीं, अगर आप सुबह काम करते हैं तो आप रात को ये चैनल जो है वे देख सकते हैं, क्योंकि 24/7 जो है ये इसकी खास बात यह है, प्रसारण उपलब्ध करवाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो प्रतिदिन 4 घंटे की सामग्री दी जाती है, दिन में 5 बार दोहराई जाती है। तो आप ये भी नहीं कह सकते कि हमें रिपीट नहीं होता है, याद नहीं होता है, कि हम पिछला भूल गए, नहीं, कैसे भूलोगे, तो 5 बार हम दोहराएंगे। तो स्वयं प्रभा जो है एक बहुत अच्छा तरीका है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब कुछ रिसर्च की बातें कर लेते हैं, जहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं, रिसर्च की विशेषताओं से क्वेश्चन आते हैं। रिसर्च का मतलब ही क्या होता है, देखिए एक सिस्टमैटिक तरीका है, सुव्यवस्थित तरीका है किसी भी समस्या का समाधान करने का। रिसर्च होती है इस वजह से, जैसे नई नई दवाइयां आती हैं, क्यों आती हैं, कारण क्या है, क्योंकि ये पता लगाने के लिए इस नई दवाई का प्रभाव क्या है ना। ये जो जितनी भी दवाइयां आ रही हैं या शिक्षण विधियां, जो अलग अलग नई शिक्षण विधियां आज की डेट में आ रही हैं, ये कैसे आई हैं, ये रिसर्च करके आई हैं। रिसर्च का मतलब होता है खोज करना, किसकी खोज करना, ज्ञान की खोज करना। तो ये जो ज्ञान की खोज करते हैं तो ये सिस्टमैटिक तरीके से करते हैं, साइंटिफिक तरीके से करते हैं, तार्किक रूप से ज्ञान की खोज की जाती है ना, समस्या समाधान, किसी भी समस्या का समाधान निकाला जाता है। बच्चे क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं, क्यों दिक्कतें आ रही हैं, समस्या क्या आ रही है, बच्चे फेल क्यों हो पा रहे हैं, तो इसके ऊपर रिसर्च की जा रही है। मान लीजिए किसी भी लेवल पर रिसर्च की जाती है, ये तो मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ कि क्लासरूम लेवल, किसी भी लेवल पर जो है वो रिसर्च की जाती है, ये ध्यान रखिएगा। तो रिसर्च में ना एक क्वेश्चन आते ही आता है, कैसे टाइप्स ऑफ रिसर्च से बहुत क्वेश्चन आता है। देखिए ये 4-5 टाइप्स ऑफ रिसर्चेज हैं। एक होती है बेसिक रिसर्च, जिसे हम फंडामेंटल रिसर्च भी कहते हैं, इसे हम प्योर रिसर्च भी कहते हैं, या शुद्ध। शुद्ध का मतलब क्या है, जो सिद्धांतों का निर्माण करती है, जो थ्योरी प्रिंसिपल्स का निर्माण करती है, जैसे जीन पियाजे का सिद्धांत, वाइगॉट्स्की का सिद्धांत हुआ ना। तो इसमें उद्देश्य समस्या का समाधान करने पर नहीं, ज्ञान की उत्पत्ति करने पर फोकस रहता है। तो सिद्धांत निर्माण या इसका उपयोग कभी भी तत्कालिक समस्या का समाधान नहीं होता है। ज्ञान का निर्माण करो भाई, पियाजे का सिद्धांत कर दिया ताकि ज्ञान विकसित हो, क्लियर है। फिर अप्लाइड रिसर्च, जिसे हम कहते हैं अनुप्रयोगात्मक अनुसंधान। अनुप्रयोगात्मक अनुसंधान की खास बात यह है कि जब तक ये बेसिक रिसर्च नहीं होगी, उसका एप्लीकेशन है ये, मतलब अप्लाइड रिसर्च तभी होगी, ये प्रैक्टिकल लाइफ की समस्या को सुलझाती है, ये ध्यान रखिएगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे अहम वो कौन सी है, एक्शन रिसर्च, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं कार्यात्मक अनुसंधान भी कहते हैं, और ये ध्यान रखिएगा तत्कालिक अनुसंधान भी कहते हैं। क्यों, हमेशा ध्यान रखो कि एक्शन रिसर्च जो है ना, हमेशा स्कूल से, कॉलेज से संबंधित होती है ना। तत्काल समस्या का समाधान चाहिए हमें, यहाँ पर टीचर एक रिफ्लेक्शन कर्ता के रूप में होती है, ये ध्यान रखिए। तो एक्शन रिसर्च में क्या होता है, मान लीजिए कि बच्चा एब्सेंटिज्म पे क्यों है, पता लगाओ भाई, बच्चा बार बार छुट्टी मार रहा है, या बच्चा जो है कि पढ़ नहीं पा रहा है, गणित में ही क्यों कमजोर है, तो ये तुरंत एक्शन लेना पड़ता है, नहीं तो भविष्य, बच्चों का भविष्य है, उससे खिलवाड़ हम नहीं कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, कर्ट लुईन के द्वारा दिया गया है। और क्लासरूम यानी कि जो कार्यस्थल होता है उसमें सुधार लाना है किसी भी तरीके से, ये हमारा प्रयास होता है। एक साइक्लिक प्रक्रिया होती है, एक समस्या खत्म होती है स्कूल में, फिर दूसरी समस्या नहीं आ जाती। तो ये समझ लो कि एक्शन रिसर्च जो है इसके ऊपर काम करती है। एक होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, से भी क्वेश्चन आता है कि बताओ कौन सी ऐसी रिसर्च है जो कारण और प्रभाव पर ध्यान देती है, तो वही ये रिसर्च है। कौन सी ऐसी रिसर्च है जहां पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, तो ये रिसर्च है। कौन सी ऐसी रिसर्च है जो लेबोरेटरी में और फील्ड में दोनों में की जा सकती है, तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है। तो यहाँ से क्वेश्चन जो है वे बहुत ज्यादा आते हैं, याद रखेंगे। फिर यहाँ पर कुछ वेरिएबल्स हैं, यहाँ से चरों से भी क्वेश्चन आते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होता है जिसका प्रभाव हमें देखना होता है, किसके ऊपर, आश्रित चर के ऊपर, जिसका प्रभाव हम देखते हैं। तो जैसे मान लीजिए सेब का प्रभाव हम अपनी स्वास्थ्य पर देखते हैं, तो सेब क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, और इसको हम बदल सकते हैं। इसको शोधकर्ता बहुत जानबूझकर बदलता है कि चलो देखते हैं, आज केले का प्रभाव देखते हैं, चलो देखते हैं कि ग्रीन टी का प्रभाव देखते हैं, मतलब किसी भी का प्रभाव अगर हमें देखना हो। नहीं तो मैं एक उदाहरण बता रही हूँ, तो कहने का मतलब क्या है, इसमें शोधकर्ता चीजों को नियंत्रित कर सकता है, और ताकि उसका प्रभाव जो है वह देखा जा सके। तो शिक्षण विधि हो गई हमारी यहाँ पर, या कोई भी लेक्चर विधि, या कोई भी एक्टिविटी मेथड, कोई भी विधि होगी। चलो आज हम लेक्चर विधि से प्रभाव देखते हैं, चलो आज हम, कल को हम जो है कंप्यूटर बेस्ड विधि से प्रभाव देखेंगे, चलो हम कल कोई और विधि का इस्तेमाल करेंगे, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर विधियों का प्रभाव किस तरीके से बच्चों की लर्निंग में पड़ रहा है, तो ये क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो। फिर एक होता है परतंत्र चर, जिस पर प्रभाव देखना होता है। जैसे मान लीजिए कि सेब का प्रभाव किसके ऊपर देखना था, स्वास्थ्य के ऊपर, तो स्वास्थ्य क्या हो गया, आश्रित है ना।
भाई मान लो कि हम आश्रित हैं किसके ऊपर, टीचर के पढ़ाने के ऊपर, टीचर जो हमें पढ़ाएगी वही हम पढ़ लेंगे, तो बच्चा क्या होता है, आश्रित चर में आता है। इसलिए तो मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, आश्रित चर मतलब जो स्वतंत्र चर के प्रभाव से बदलता है, ये ध्यान रखिएगा, उसे हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। फिर बाद छात्र की उपलब्धि या अंक, बच्चे जो भी परफॉर्म करेंगे वो टीचर के ऊपर आधारित रहते हैं। क्लियर, टीचर अच्छा पढ़ाएगी तो बच्चे भी अच्छा पढ़ेंगे। ठीक, कंट्रोल, कंट्रोल का मतलब होता है जो शोध में हम स्थिर रखते हैं, जैसे आयु हो गया या फिर लिंग हो गया या विषय हो गया, इसको हम कंट्रोल करते हैं। फिर अप्रासंगिक चर जैसे एक्सट्रानियस कहते हैं, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे कक्षा का वातावरण हो गया, विद्यार्थियों का मूड, ऐसी चीजें होती हैं जो हम मतलब कहीं ना कहीं प्रभाव डालती है, लेकिन इन सारी चीजों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, याद रखेंगे। क्लियर है बात, तो ये एक ये आता है। और दूसरी बात ये है हाइपोथेसिस। ठीक है, हाइपोथेसिस से भी क्वेश्चन आते हैं, दो प्रकार के हाइपोथेसिस रट लो दिमाग में, यहां से सबका प्रश्न आते हैं। एक आता है नल हाइपोथेसिस, एक आता है वैकल्पिक या अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस का मतलब होता है जहां पर कोई अंतर, कोई संबंध या कोई प्रभाव ना पड़ा हो। मान लो कि मैंने कहा ये नई गोली खा के देखो, इससे तुम्हारे सर दर्द में आराम आएगा, तुम कह रहे हो कि मैंने खा तो ली लेकिन आराम नहीं आ रहा, यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ा। तो जब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी भी नई चीज से, उसे हम कहते हैं नल हाइपोथेसिस या शून्य परिकल्पना। तो शून्य परिकल्पना का मतलब क्या है कि कोई प्रभाव नहीं पड़ा, आपने जितनी मर्जी जो नई नई शिक्षण विधि या नई गोली खिलाई हमें, कोई असर नहीं हुआ, वही सेम परफॉर्मेंस है, यानी कि कोई प्रभाव नहीं पड़ा, एवरीथिंग इज सेम, हर एक चीज सामान्य है, अभी तक कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो ये मानती है कि कोई अंतर या कोई संबंध नहीं हुआ, शिक्षण विधियों में से कोई सुधार नहीं हुआ या कोई अंतर नहीं हुआ। वैकल्पिक अवधारणा तब मानी जाएगी जब हम नहीं अंतर हुआ, इस दवाई का प्रभाव पड़ा, इस नई शिक्षण विधि का प्रभाव बच्चों के ऊपर, बच्चों के मानसिक स्तर पर पड़ रहा है, तो वैकल्पिक परिकल्पना वह तभी होगी जब हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं, तभी हो सकती है। ये ध्यान रखना, भाई रिजेक्ट करना पड़ेगा ना, हमें मानना पड़ेगा कि अंतर तो आ रहा है, लेकिन नल हाइपोथेसिस अड़ी हुई है कि अंतर नहीं आ रहा, तो यहाँ पर इसको रिजेक्ट करना पड़ेगा और इसको फिर तभी हम इसे स्वीकार कर सकेंगे। क्लियर है बात, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, याद रखेंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ और मैं इतना तो चाहूंगी ना, इतना तो एक्सपेक्ट करूंगी कि इतना हमने डिस्कस किया है, कम से कम एक क्वेश्चन तो आप बताइए कि हाइपोथेसिस क्या होता है। हाइपोथेसिस का मतलब परिकल्पना जिसे कहते हैं। मान लीजिए मैंने अभी आपसे कहा कि एक बच्चा जो है, या क्लास में बच्चे अच्छे नंबर क्यों नहीं दे पा रहे हैं, तो हम बहुत सारी अवधारणाएं बनाते हैं, बहुत सारी परिकल्पनाएं बनाते हैं कि मान लीजिए कि हो सकता है कि टीचर अच्छे से नहीं पढ़ाती है, या टीचर जो शिक्षण विधि इस्तेमाल करती है वह इफेक्टिव नहीं है, या टीचर मान लीजिए कक्षा माहौल सही नहीं है, तो ये परिकल्पनाएं बनती, ठीक है, ये परिकल्पनाएं बनती है। तो परिकल्पनाओं का मतलब क्या होता है, इसे हम सिद्ध नियम कहते हैं, स्थायी अनुमान, सांख्यिकी आंकड़ा कहते हैं, वैज्ञानिक उपकरण कहते हैं। जल्दी से मुझे बताइएगा और आशा करती हूँ कि आपको ये छोटी सी शॉर्ट वीडियो आई होगी। ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अभी नया नया चैनल है तो हम चाहते हैं कि आप इसे सब्सक्राइब भी करें और आप इससे जुड़े भी, और ये मैं आपसे गारंटी देती हूँ कि बहुत सारी चीजें, नई नई चीजें जो है मैं आपको बताती चली जाऊंगी, आप चिंता मत करिए, ऐसी शॉर्ट वीडियो मैं लेके आती रहूँ। नमस्कार सभी को, राधे राधे।